पर्यावरण और विविधता में सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग। तो ये हम लोग का है नेक्स्ट यूनिट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना BPCC 110। तो इसमें हम लोग का नेक्स्ट यूनिट है 6, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ने वाले हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान और पर्यावरण, देखो, पर्यावरण और सामाजिक मनोविज्ञान एकदम सीधा तात्पर्य है आपके दैनिक जीवन पे। जब बहुत ज्यादा एकाएक गर्मी पड़ने लग जाती है, गर्मी आप इतने एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, या क्या बोलते हैं क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हर जगह का अपना अपना वातावरण होता है। और कई बार जब वातावरण बिगड़ता है तो उस पर आपके दैनिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी को सामाजिक मनोविज्ञान और पर्यावरण में हम लोग समझेंगे। तो पर्यावरण मनोविज्ञान की अंतर विषय प्रकृति हमें व्यवहार और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में सक्षम बनाती है। ठीक है, इसमें और भी कहानी लिखी हुई है, मानव व्यवहार और भौतिक वातावरण का प्रभाव। ठीक है, हम सभी एक भौतिक दुनिया में रहते हैं जो जमीन है। ठीक है, हमारे आसपास वातावरण के विषय में जैसे ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात और क्या पतझड़, बहुत सारे मौसम होते हैं। हमारी इन धारणाओं पर इस बारे में बात पर हमारे आसपास वातावरण के विषय में हमारी धारणाएं इस बात पर निर्भर है कि हम इन सबसे किस हद तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस हद तक आप जुड़े हुए, ठंडे से कितना जुड़े हुए, गर्मी से कितना जुड़े हुए। मानव प्रजाति को पर्यावरण के प्रति सहज जागरूकता व संवेदनशील के लिए जाना जाता है। सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकता में मैस्लो की पदानुक्रमण आवश्यकता का पदानुक्रमण हमें शारीरिक और मानसिक आराम के लिए अपने आसपास अनुकूल माहौल की तलाश करते हैं जो आपके अनुकूल हो। जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है। ऐसे 3 प्रभाव निम्नलिखित है: व्यवहार और भावात्मक प्रतिक्रियाएं। आपकी भावात्मक उस तरीके से होगा, ठंडा रहेगा तो आप थोड़ा सा शांति से रहोगे, ये करोगे, गुस्सा से नहीं रहोगे। गर्मी में आप ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। ठंडा शांति, सफेद सफेद रंग है तो आपको शांति का भाव दिखता है। लाल आक्रामकता है, हर जगह धूप धूप एकदम चमकता हुआ रहेगा, आप ऊपर देख नहीं पाओगे। उसी उसी में आप बंधे बंधे से एक जकड़न सी रहेगी, तो आप हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर में रहोगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से तापमान में वृद्धि से जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी सर, शुरू से पढ़ाते हैं। इवान जी के अनुसार नकारात्मक प्रभाव पारस्परिक और अंतर समूह द्वंद्व और मनोवैज्ञानिक संकट को वैश्विक जलवायु परिवर्तन विशेष के रूप में तापमान वृद्धि के रूप में जोड़ा गया। जैसे कि हम पहले बताया, जब तापमान वृद्धि होता है तो नकारात्मक प्रभाव पारस्परिक और अंतर द्वंद्व ये सब होते हैं, मनोवैज्ञानिक संकट होता है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा पड़ने पर मानव जीवन में उच्च तनाव हो जाता है, घबरा जाता है, दिनचर्या में बदलाव, जीवन की गुणवत्ता में कमी और अशांत मनोदशा के कारण बनते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब भाई बाढ़ आ जाएगी, अब 6 घंटा तक पानी में डूबे हुए हो, या बहुत देर से बारिश हो रही है, सड़क पे पानी लग गया है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। उसमें डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारी है, चिकनगुनिया, और भी बहुत सारी, टाइफाइड है, हैजा है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक पड़ती है। जो भौतिक वातावरण में जैसे कारक वायु, पानी, ध्वनि प्रदूषण, विषैली आबो हवा, अस्वास्थ्यकारक भोजन आदि विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विकार जैसे हृदय रोग, श्वसन संबंधी समस्या अथवा दूसरी जीवन शैली संबंधित बीमारियों का कारण हो सकता है। उन प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा भौतिक विक भौगोलिक परिस्थितियों में भीड़ भाड़, संसाधनों की कमी जैसे कारण, कुपोषण, दुर्बल दुर्बलता आदि अवस्थाओं में योगदान कर सकते हैं। कुपोषित हो जाओ, बहुत समय तक खाने ना मिले। ठीक है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन में कमी होती है। पर्यावरणीय कारक प्रत्येक मानव के को प्रभावित करते हैं जो सामान्यतः जीवन में कार्य स्थल साझा करते हैं। समानता, उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, शोर, आर्द्रता जैसे कारकों का मानव प्रदर्शन और उपद्रवता पर भारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों ने आपदाओं का अनुभव किया है या जिनका पर्यावरण के तरह के प्रति लगाव है, वह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा उनके ज्ञान, दृष्टिकोण एवं समग्र व्यवहार को प्रभावित करती है। पर्यावरण का मानव व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम बताए, प्रदूषण होता है तो बहुत ज़्यादा वो गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जल में प्रदूषण होता है तो आपको अलग अलग बीमारियां हो सकती है, व्यवहार बदलते हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण आपको सांस से संबंधित अनेक प्रॉब्लम देगा, देखने में प्रॉब्लम होगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, शोर, पै 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 हॉर्न बजे, ये तो गैर जिम्मेदार व्यवहार का कारण पैदा होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा CO2 और क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जब उत्सर्जन होते हैं तो जंगलों की कटाई और जीवाश्म में फिर हरियाली आपको कम देखने मिलती है, तो उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन में
मानव में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा योगदान ईंधन जीवाश्म को जलाने से होता है। इसके द्वारा पृथ्वी सौरमंडल ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बड़े बदलाव होते हैं। ठीक है, तो 3R का एक फॉर्मूला है, वो पिक्चर वाला RRR नहीं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो रिड्यूस हो सके, रीयूज हो सके और रिसाइकल हो सके। ठीक है, रिड्यूस अर्थात कम प्रयोग। ध्यान रखो, हर चीज एक लिमिटेड प्रयोग है। ये नहीं मोबाइल चलाना स्टार्ट की तो धमाधम मोबाइल ही चला रहे हो आप लोग। ठीक है, रीयूज करते रहो उसका, वो खत्म हो फिर आए, पुनः प्रयोग पुनः प्रयोग पुनः प्रयोग, ऐसे। ठीक है, और रिसाइकल अर्थात पुनरावृत्ति, मतलब जो एक प्लास्टिक जैसे है वो रिसाइकल नहीं हो सकती, वो हमेशा एक बार बन गई तो बन गई, वो फिर जीवन भर रहती है। वो हमें बढ़ा रहे, जानबूझ के उसको बढ़ा रहे, जो कि हम उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। रीयूज तो होता है, जैसे गेहूं है, खा लिए, पच गया, फिर दोबारा उग गया, पुनर्प्रयोग होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ऐसी चीजें जिसका पुनर्प्रयोग होता रहे, ऐसी चीजें बनाई जाए। ठीक है, तो ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए है। ऊर्जा का संरक्षण, ये नहीं पेट्रोल खर्चा करिए जा रहे हैं। पेट्रोल क्या, एक लिमिटेड है। आज तो हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा, तो इसलिए हम लोग को अपना चीजों को बदलना है, सौर ऊर्जा पर निर्भर होना है। क्योंकि वो RRR के फॉर्मूला पे है, कम प्रयोग होती है। मतलब ऐसा नहीं 24 घंटे हम लोग को धरती पे धूप एक साइड रहती रहती है और एक साइड अंधेरा रहता है, ऐसा नहीं, ये घूमता है। ठीक है, फिर पुनः प्रयोग होता है, रात होगी फिर अगले दिन प्रयोग होगा, और पुनरावृत्ति रिसाइकलिंग होती रहती है, कोई उससे हानिकारक प्रभाव नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा व संरक्षण, भाई प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, पेड़ बचाओ, जानवर बचाओ, और चीजें को बचाओ जो प्राकृतिक चीजें हैं, मिट्टी है, रत्न है, हर चीज हम लोग लिथियम लिथियम चीजें निकाल रहे हैं जमीन खोद खोद के। और ठीक है, सामाजिक दुविधाएं होती है इससे। क्या, पर्यावरण के बदलाव में, जब हम सामाजिक मनोविज्ञान और पर्यावरण के विषय में चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से उन प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो व्यक्ति व पर्यावरण परस्पर एक दूसरे पर डालते हैं। हम भौतिक वातावरण जैसे मौसम, प्रदूषण, भवन, प्रकृति इत्यादि हमारी सोच, सहित और भला भल मन चाहत को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह हमारा व्यवहार, कचरा प्रबंधन, प्राकृतिक संरक्षण संबंधी गतिविधियों आदि पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं की समस्या है। सामाजिक दुविधा में तीन मुख्य प्रकार होता है। सार्वजनिक वस्तु की, जो चीज सार्वजनिक रूप से सबको चाहिए, उस चीज में समस्याएं होती है। उदाहरण के लिए, एक आवश्यक परिसर की सफाई में सभी का भला होगा, परंतु दुविधा तब होगी जब आपको समय, धन, श्रमदान चुनने की छूट होगी। इसके अलावा परियोजना तब सफल होगी जब बड़ी संख्या में लोग होंगे। कि जब आप अगर दो लोग हैं या तीन लोग हैं, तो भाई एक लोग यही बोलते कि हम पैसा लगा देंगे, हम पैसा लगा देंगे, हम पैसा लगा देंगे, समय कोई नहीं देगा और श्रमदान कोई नहीं करेगा, तो क्या वो समस्या हल होगी? नहीं। तो चीजों का अधिक संख्या में लोग भी होंगे तभी कमाने वाला होगा, तो एक लोग संभालने वाला होगा, या संभालने वाला होगा एक लोग होगा तो एक लोग करने वाला होगा। सामाजिक ताल, सामाजिक जाल, सॉरी, यह अल्पकालिक सुख है जो लंबे समय तक दर्द या हानि का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, सब्जियां उगाते समय कीटनाशक का प्रयोग, उससे आपको कैंसर हो सकता है, अलग अलग बीमारी हो सकती है। नष्ट करें जहाँ सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, मतलब चीजों का उतनी प्रयोग करें जितनी जरूरत है। संसाधन संबंधी दुविधाएं, यह एक सामान्य दुविधा है जिसमें व्यक्ति को अपना हित और समुदाय या पर्यावरण के बीच चुनाव करना होता है। व्यक्ति जब सार्वजनिक परिवहन के स्थान पर निजी वाहन को प्राथमिकता देता है तो संसाधनों को नुकसान पहुंचता है। मतलब अब आपको लखनऊ जाना है, यहाँ से दिल्ली से लखनऊ आना है, तो आप अपनी कार से आ रहे हो, जबकि आप बेवकूफ़ हो कि आप वहाँ से फ्लाइट से भी आ सकते हो, सार्वजनिक चीज़ों को इस्तेमाल करो, ट्रेन से आ सकते हो। अब ये नहीं भाई हम अपनी कार से जाएंगे, कंफर्टेबल है, कार में कैसे कंफर्टेबल यार, एसी में को मैं बुक करो, ट्रेन की टिकट हटाओ मुझे, मैं सो के तकिया और चद्दर ही मिलता है और कंबल भी, सुतो आराम से। ठीक है, सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण उस वातावरण को दर्शाता है जिसमें हम रहते हैं व कार्य करते हैं। इसका संबंध न केवल प्राकृतिक संसाधनों से है, वरन हमारे कार्य व्यवस्था और उन कक्ष से भी है जो क्रमशः हम उत्पादकता बढ़ाने या कार्य सीखने को बढ़ावा दे सकता है। हमारा व्यवहार प्रकाश, शोर, विवरण, तापमान आदि कारकों से प्रभावित हो सकता है। अतः सामाजिक मनोविज्ञान के छात्रों के रूप में हमें सामाजिक व्यवहार के पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सामाजिक संरचना की चर्चा की जाती है। सामाजिक संरचना इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, संरचना इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि संरचना ऐसी हो जिसमें लोगों की इच्छाएं व जरूरतें पूरी हो। ठीक है,
सामाजिक संरचना किसी तकनीकी विवरण से अलग होती है, जैसे इमारत और संरचना। सामाजिक संरचना दृष्टिकोण का छोटे पैमाने पर मनुष्य मानव उन्मय, कम लागत, समावेशी, लोकतांत्रिक, उपयुक्त तकनीक की ओर झुकाव, संदर्भ और अर्थ को संबंधित रहवासी अथवा भुगतान वाले ग्राहक और स्थायी महत्व का होता है। तब वही चीज जो एक देश आज के समय में कर रहा है, क्या कर रहा है, सामाजिक संरचना में छोटे पैमाने पर हर जगह। एप्पल की कंपनी थी तो एप्पल अमेरिका में बनते थे या चाइना में बनते थे, यहाँ पे बनते थे, वहां बनते थे, फिर वो पानी की बड़ी बड़ी शिप से एकदम तेल खर्चा कर करके यहाँ आते थे इंडिया में, फिर वहाँ यहाँ आके बिकते थे, और एक दो दिन लग जाता था इसके चक्कर में आईफोन को आने में। तो क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, बोला कि नहीं, आप जो भी मोबाइल बनाओ, सैमसंग, रियलमी, एमआई, रेडमी, वीवो, ओप्पो, यहाँ तक कि आईफोन तक, सब इंडिया में बनाओ, जिससे कि यहाँ की जो लागत हो रही है, जो पेट्रोल खर्चा हो रहा है, वो पेट्रोल बचेगा, लागत कम होगी, समावेशी होगा, लोकतांत्रिक होगा, हमारे देश में भी चीज़ें बनेगी, उपयुक्त तकनीकों की ओर झुकाव जो होगा वो बढ़ेगा। कि जब आईफोन सस्ते होंगे तो क्या करेंगे लोग, चाइनीज फ़ोन को लेने के बजाय सैमसंग और ये सब इंडियन फ़ोन या अच्छे फ़ोन्स लेंगे। संदर्भ और संबंधित रहनवासी अथवा भुगतान वाले ग्राहक, स्थानीय महत्व होगा, अपनी हर चीज़ों का अपना महत्व होगा। ये चीज़ें इंडिया में बनी है, भले ही कंपनी अमेरिका की है या किसी भी जगह की है, बड़ी बड़ी चीज़ें, कंप्यूटर पार्ट्स, मोबाइल या ऑटोमोबाइल सेक्टर या बड़ी बड़ी फर्म्स, सबको गवर्नमेंट बोल रही है आप लोग यहाँ लगाओ, जिससे कि चीज़ों का संसाधन कम, मतलब यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो हम वहाँ का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाने लाने तक बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होता है, ये चीज़ होती है और लागत बढ़ जाती है। तो आप लोग हर जगह को महत्व दिया जाए, स्थायी महत्व देना इम्पोर्टेंट है। सामाजिक संरचना के मुख्य लक्ष्य गिलफोर्ड ने वर्णित किए, रहनवासियों की जरूरतों का ध्यान रखना और पूरा करना। ठीक है, क्या ज़रूरत है और उसे पूरा किया जा सकता है। अब कंप्यूटर्स यहाँ नहीं बनते, पर अब धीरे धीरे उनकी चिप्स, सबसेट, सेमीकंडक्टर्स की भी फैक्ट्रीज लग रही है इंडिया में। भवन के उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करना, आवासीय परिवेश में रहनवासियों की संतुष्टि परीक्षित हो। सामाजिक संरचना और रचनाकार को प्रारूप गढ़ने समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भवन के उपयोगकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करना, मतलब अगर आप बाहर को वाले को बुला करके यहाँ पे अपने भवन में रख भी रहे हो, मान लो अपने किराएदार को, तो भवन के उपयोगकर्ता को संतुष्टि रहे और सुनिश्चित है। व्यवहार में बदलाव लाना, ठीक है, मतलब सकारात्मक व्यवहार में बदलाव आए आपके, उनके व्यवहार में सामाजिक रूप से अच्छे आदतें बिल्ड करना, ये सब था। सामाजिक समर्थन की सुविधा कि आसपास वाले से साज सज्जा के सामान भी इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें सामाजिक संपर्क और विरुद्ध ना खड़ा ना, सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करेगी, आपस में मिल करके सामाजिक संपर्क को दे। नियंत्रण बढ़ाना, सभी समुदायों को अपने तत्कालिक पर्यावरण जो नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए एवं नुकसान का अफसोस भी होना चाहिए, मतलब नियंत्रण होना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, खराब हुआ तो खराब हुआ। प्रतिरूपी क्षमता का उपयोग, भवन की संरचना व्यक्ति के समझ के अनुरूप होना चाहिए, ऐसी चीजें ना हो जो व्यक्ति के समझ के भी बाहर रहे, आउट ऑफ कोर्स रहे। सामाजिक मनोविज्ञान और विविधताएं, ठीक है, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो निश्चित तौर पर यह समझ पाते हैं कि हम एक विविध सामाजिक दुनिया में मौजूद है। जिस भी जगह है, आप अपने घर में, उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले से आप शहर में, शहर से आप एक क्षेत्र में, क्षेत्र से आप प्रदेश में, प्रदेश से आप अपने देश में, देश के आसपास पड़ोस के देश में, पड़ोस से आप एशिया में हैं, एशिया से आप पूरे ग्लोबल में हैं, ग्लोबल से आप गैलेक्सी में हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आसपास मौजूद है, हमारे आसपास के लोग विभिन्न राष्ट्रीयता, जातीय पहचान, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, धार्मिक आस्था से संबंधित है। हिंदू मुसलमान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई चिकन खा रहा है, कोई वेज खा रहा है, कोई दोनों खा रहा है ना। अब हम अभी भी इस विविधता के साथ अपने विशेष समुदाय या समूह के मजबूत भावात्मक संबंध रखते हैं। आप भी रखते हो, आप मुसलमान होगे तो मुसलमान से संबंध रखोगे, हिंदू हो गए हिंदू से रखोगे, जैन हो गए जैन से रखोगे, पारसी हो गए पारसी से रखोगे, ईसाई हो गए ईसाई से रखोगे, और सिख हो गए तो सिख से रखोगे, और अन्य हो गए तो आप अन्य से रखोगे। मनुष्य अपने कल, शारीरिक बनावट, लिंग और मानसिक क्षमताओं के आधार पर इन सामाजिक अंतर पाया जाता है, और इस तरह की विशेषताएं दर्शाती है हमारा दूसरों से देखने का दृष्टिकोण कैसा है। अब हिंदू अपने त्योहारों को प्रमुखता देता है और मुसलमान अपने, और सब धर्म वाले अपने अपने, तो सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। धर्म हमारे चारों ओर है, आयु अलग अलग होती है, आप भले ही एक धर्म में हो तब भी आयु से आपका क्या सोचने में डिफरेंस होता है। ठीक है, जेंडर अलग है, लड़की अलग सोचता है, लड़का अलग सोचती है, चीज़ें बदल जाती है, दिव्यांग व्यक्ति अलग सोचता है,
दिव्यांग व्यक्ति और अनुभवों को समझकर उनकी विविधता के साथ दुनिया में तालमेल बिठाना होता है। दुनिया में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, धर्म के साथ धर्म का तालमेल बिठाना, कि देखो ये रिलेटेबल है, हम लोग में ये बड़ा त्यौहार होता है, ये आयु में देखो तुम्हारे समय ये हुआ था, इनके समय ये हुआ था, ये वो तालमेल बैठाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। सांस्कृतिक विविधता यही होती है, जैसे हिंदू मुसलमान ये वो जितने धर्म होते हैं उनमें विविधताएं होती है। आज के समय में देखो कि जब डांडिया होता है तो डांडिया का भी टिकट्स बनते हैं, डांडिया का जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब रखते हैं, उसकी टिकट्स बांटते हैं और एक फंक्शन की तरह उसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये नहीं रखते उसमें कोई हिंदू मुसलमान सब जा सकता है। और फिर वैसे ही क्या बोलता है, इफ्तिहार पार्टीज होती है मुसलमान में इंडी, और हिंदुओं में क्या होता है, हिंदू में भी कुछ होता ही होगा, डांडिया पार्टी तो गुजरातियों की हो गई। हिंदुओं में होली मिलन समारोह होता है, दीपावली मिलन समारोह होता है, और भी बहुत सारी चीज होती है, तीज उत्सव होता है, और करवा चौथ के भी आजकल फंक्शन, सब चीज सब लोग फंक्शन वंक्शन करने लगे टिकट बांट बांट के। ठीक है। तो इसमें में फिर अंतर समूह संबंध, किसी भी समुदाय में विभिन्न सामाजिक समूह में के हिस्से के रूप में मनुष्य अपनी धारणा, दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति और व्यवहार के भिन्न होते हैं। वे अपने समूह के सदस्य के बीच समानताएं दर्शाते हैं और अपने समूह और अन्य समूह के बीच अंतर को उजागर करता है। जैसे एक कॉलोनी हो गई, रहते कई सारे चीज लोग हैं लेकिन अपने समूह को अच्छा दिखाते हैं और बाहर वाली कॉलोनीज को अलग दिखाते हैं, चीजें होते हैं ना। अंतर समूह संबंध से तात्पर्य है कि विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित लोग एक दूसरे समूहों से संबंधित लोगों को कैसे अनुभव करते हैं और उनके बीच कैसा वार्तालाप करते हैं। मतलब आप कांग्रेस से जुड़े और एक लोग बीजेपी से जुड़ा है, एक लोग समाजवादी से जुड़ा है, एक लोग ऐसे है, सब लोग एक समूह से क्या बोलते हैं, संबंध अंतर समूह से जुड़े हुए हैं और उनके संबंध कैसे वो आपस में किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, तो आप टीवी पे देख सकते हो। आजकल तो सब गालियां पे उतर आते हैं बात बात पे। तो सामाजिक परिचय और दृष्टिकोण होते हैं सबके अपने अपने। सब क्या है, अभिवर्गीकरण इसमें सिखाया जाता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों को, व्यक्तियों को विशिष्ट गुणों पर ध्यान देना चाहिए, कि भाई जो विशिष्ट गुण है जो पार्टी में उसका क्या गुण है, वो कैसे कानून ला रहा है, उसके कानून की क्या अवरोधी है। पुनर्वर्गीकरण, इसमें सामाजिक समूहों में लोगों को इस तथ्य के अवगत कराया जाता है कि वे उस समूह का हिस्सा है जिस समूह में वो संबंधित है। ठीक है, कि भाई तुम बीजेपी का हिस्सा, सब खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, गलत करने पे भी बहुत सारे। सकर वर्गीकरण, ठीक है, विरोधी समूह के व्यक्तियों को इस तथ्य के अवगत कराया जाता है कि सभी एक तीसरे समूह के सदस्य है। मतलब दो समूह ए और बी हो गया, जैसे दो समूह, और एक समूह है तीन, तो ऐसे भी सकता है इसमें से कुछ सदस्य सी के सदस्य हो, इसमें से भी कुछ। तो भाई हम लोग को ऐसा दिखाना है कि हम लोग एक दूसरे के सामने हमेशा स्टैंड ले सके, सामने खड़े हो सके। ऐसा नहीं हो कि एकदम लड़ाई करे तो फिर एकदम जानी दुश्मनी हो जाए, कि हम लोग को एक जगह दूसरी जगह कई बार तालमेल बैठाने पड़ता है, तो उतनी बात बोलो जितनी सामने वाले को सही लगे, और उतनी उड़ो जितना कि आप उड़ना चाहो। ऐसा ना हो कि दूसरे के खुले में चल जाओ और फिर वहाँ पंख काट दिए जाए आपके। तो हो गया आपका 6 यूनिट खत्म। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट 7th यूनिट में। तो होपफुली मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी रही होगी, आप लोग को भी पसंद आई होगी। सो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय। और किसी भी तरीके की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और किसी भी तरीके की कोई पर्सनल क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बंदर